नमस्कार, मैं नंदराम पालीवाल, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। पिछले वीडियो में मैंने प्रांतों में दोहरे शासन की असफलता के क्या कारण रहे, उनमें कुछ कारणों के बारे में बताया था। आज उसी कड़ी में प्रांतों में दोहरे शासन की असफलता के क्या कारण हैं, उनके बारे में और थोड़ा विचार विमर्श चर्चा करेंगे। जैसा आपकी स्क्रीन पर है, 4 बिंदु पिछले वीडियो में बताए थे। सैद्धांतिक दृष्टि से गलत, गवर्नर में आवश्यक गुणों की कमी, प्रांतीय विषयों का अवैज्ञानिक बंटवारा और गवर्नरों की विशेष शक्तियाँ तथा सार्वजनिक सेवाएँ। अगला बिंदु है संयुक्त विचार विमर्श की कमी। मांडफोर्ड सुधारों के रचयिताओं ने प्रांतीय सरकार के दोनों भागों, हस्तांतरित और आरक्षित, में संयुक्त विचार विमर्श की सिफारिश की थी, ताकि मंत्रियों द्वारा गवर्नर की परिषद के सदस्यों को जनता की इच्छाओं का पता चले और परिषद के सदस्यों के अनुभवों से मंत्री कुछ सीखें। निर्देश पत्र में भी गवर्नरों को ऐसे ही निर्देश दिए गए थे, परंतु मद्रास के गवर्नर के अतिरिक्त शेष गवर्नरों ने इस बात पर कोई विशेष अमल नहीं किया। अगला बिंदु वित्तीय कठिनाइयाँ, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, असफलता के कारणों में छठा बिंदु है वित्तीय कठिनाइयाँ। प्रथम महायुद्ध के बाद बड़ी भारी आर्थिक मंदी आई। मंत्रियों को जो सबसे बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी वह आर्थिक थी। मेस्टन पंचाट के अनुसार प्रांतीय सरकारों को प्रतिवर्ष जो कुछ धन केंद्रीय सरकार को देना पड़ता था, उससे प्रांतों की आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई थी। प्रांतों में वित्त विभाग आरक्षित विषयों में था। वह हर मामले में आरक्षित विभागों का पक्ष लेता था, उन्हें हर प्रकार की सुविधा देता था और हस्तांतरित विभागों के मार्ग में अनेक प्रकार के रोड़े अटकाता था, ताकि यह सिद्ध हो जाए कि भारतीय मंत्री अयोग्य हैं। प्रांतों में वित्त विभाग अपना पूर्ण प्रयत्न करता था कि हस्तांतरित विभागों को मांगों पर विचार करने से पूर्व आरक्षित विभागों की सारी मांगें पूरी कर जाए। अतः हस्तांतरित विभागों के लिए धन का अभाव सदा बना रहता था। चिंतामणि उत्तर प्रदेश में मंत्री थे। उन्होंने मुद्देबैन कमेटी को अपनी गवाही में बताया, वित्त विभाग का यह प्रयास रहता था कि इससे पहले कि हस्तांतरित विभाग अपनी मांगें पेश करें, उससे पहले ही आरक्षित विभागों की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए। वित्त विभाग किसी न किसी बात का बहाना लेकर मंत्रियों की योजनाओं के लिए धन देने से इनकार कर देता था। मैं बिना किसी अत्युक्ति के कहने को तैयार हूँ कि यूपी में दोनों ही मंत्रियों का यह सामान्य अनुभव था कि जब भी वे वित्त विभाग के सामने गए हैं, उन्हें बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुधा उन्हें गवर्नर के पास जाना पड़ता था और प्राय गवर्नर उनकी बातों का समर्थन नहीं करता था। अंत में उन्हें अनेक बार त्यागपत्र की धमकी देकर अपनी बात मनवानी पड़ती थी। इससे स्पष्ट सिद्ध होता है कि गवर्नर, जिनके अधीन वित्त विभाग था, मंत्रियों को पूर्ण सहयोग और प्रोत्साहन देने के बजाय असहयोग दिखाते थे। इसलिए दोहरे शासन की असफलता सौभाग्य थी और इसकी काफ़ी जिम्मेदारी गवर्नर पर थी। प्रांतीय विधान परिषद की दोषपूर्ण रचना। प्रांतों में जो विधान परिषद बनाई गई, उनका ढांचा अत्यंत दोषपूर्ण था। उसमें लगभग 30% सदस्य सरकारी अधिकारी या सरकार द्वारा नामजद गैर सरकारी अधिकारी थे। जो सदस्य निर्वाचित थे, वे भी विशेष हितों के ही प्रतिनिधि थे और उनमें से भी बहुत से सरकार को हर तरह से प्रसन्न करना चाहते थे, ताकि वे अपने अपने संप्रदायों के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्राप्त कर सकें।
अब हम चर्चा करेंगे कि प्रांतों में दोहरे शासन की असफलता के लिए ये आंतरिक परिस्थिति थी, अब ये बाहरी परिस्थितियों की भी जिम्मेदारी है। यद्यपि दोहरे शासन की असफलता का मुख्य कारण इसकी अपनी त्रुटियां तथा दोष थे, जिनके बारे में अपने भी चर्चा की, तथापि कुछ बाहरी कारण भी ऐसे थे जिन्होंने इसकी असफलता में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा, पहला असहयोग तक खिलाफत आंदोलन। जब भारतीयों ने प्रथम महायुद्ध के पश्चात स्वराज्य के लिए मांग की तो ब्रिटिश सरकार ने लोगों का दमन किया। जब ब्रिटिश सरकार ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निहत्थे लोगों पर गोली चला दी तो लोगों के रोज़ का कोई ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद पंजाब में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। इससे लोगों में और भी अधिक कटुता उत्पन्न हुई। ब्रिटिश सरकार ने पंजाब में हत्याकांड के लिए उत्तरदायी अधिकारियों को कोई भी दंड नहीं दिया गया और न ही टर्की के प्रश्न का कोई ऐसा हल निकाला जिससे भारतीय मुसलमान संतुष्ट हो सके। इसलिए महात्मा गांधी ने बहुत विवश होकर सितंबर 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन में एक प्रस्ताव रखा, जिसमें राष्ट्र सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग की नीति को अपनाने का आग्रह किया। इस अहिंसात्मक असहयोग का यह अर्थ था कि सरकारी उपाधियों को वापस लौटा दिया जाए, सरकारी न्यायालयों, विधानमंडलों और शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया जाए। यह प्रस्ताव कांग्रेस द्वारा पास किया गया था। यह आंदोलन 1 वर्ष अधिक चला। 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए और असहयोग आंदोलन ने देश में सद्भावना और मित्रता के स्थान पर कटुता, अविश्वास और असहयोग का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इसलिए सुधारों की असफलता अवश्यम्बी ही हो गई। अगला बिंदु, स्वराज्य दल की गतिविधियाँ। फरवरी 1923 में CR दास के नेतृत्व में इलाहाबाद में स्वराज्य दल बनाया। कांग्रेस ने विधानमंडलों के बहिष्कार की नीति को अपनाया हुआ था। स्वराज्य दल चुनाव को लड़ना और विधानमंडल में प्रविष्ट होना चाहता था, जिसके लिए शुरू में कांग्रेस तैयार नहीं थी, परंतु बाद में कांग्रेस ने स्वराज दल को इस शर्त पर चुनाव लड़ने और विधानमंडलों में जाने की आज्ञा दे दी कि वे विधानमंडलों द्वारा सरकार के संचालन को असंभव बना देंगे। स्वराज दल ने चुनाव जीतकर विधानमंडल में प्रवेश किया और केंद्र तथा बंगाल और मध्य प्रांतों में सरकार के मार्ग में अनेक अड़चनें उपस्थित थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 1927 के अंत में भारत में दोहरे शासन की कठिनाइयों की जांच करने के लिए भारतीय वैधानिक आयोग नियुक्त किया गया। चूँकि इसमें सारे सदस्य अंग्रेज थे, इसलिए इस आयोग के बहिष्कार के लिए आंदोलन संगठित किया गया। 1930 में आयोग ने अपना प्रतिवेदन दिया और इसके बाद प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। राष्ट्रवादियों ने इसका बहिष्कार कर दिया क्योंकि यह भारत को अधिराज्य स्थिति या पूर्ण स्वराज देने और उसका संविधान बनाने के लिए नहीं बुलाया गया था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया ताकि सरकार को भारत की मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जा सके। 1931 में गांधी और वायसराय के बीच में हुए समझौते से इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया, परंतु 1932 ईस्वी के शुरू में दोबारा इस आंदोलन को शुरू कर दिया गया। 4 फरवरी 1932 को महात्मा गांधी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद भारतीयों का ध्यान 1919 के सुधारों पर अमल करने की तरफ तनिक भी नहीं रहा और वे भविष्य में और अधिक सुधारों की मांग करने लगे। अगला बिंदु है सुधारों के प्रति ब्रिटिश सरकार की उदासीनता। जैसा कि अभी बताया गया था कि सुधार जिन दशाओं में किए गए वे बहुत ही प्रतिकूल थी, परंतु इसकी काफ़ी जिम्मेदारी ब्रिटिश सरकार पर ही थी। ब्रिटिश सरकार ने 1919 के प्रथम महायुद्ध के बाद जो नीति अपनाई वह बहुत ही अनुचित थी।
इसने युद्ध में विजयी होने के पश्चात भारतीयों की सहायता कोई मूल्यांकन नहीं किया। इसने लोगों को स्वराज्य देने के बजाय उनको लाठियों के प्रहार, गोलियां और मार्शल ला दिया। अतः कुछ वर्षों बाद मॉन्टेगू ब्रिटिश सरकार के भारत सचिव के पद पर नहीं रहे तो सुधारों की तरफ ब्रिटिश सरकार का दृष्टिकोण ही बदल गया। इंग्लैंड में इस पद पर उनकी बजाय एक अनुदार दल के सदस्य आ गए और लंदन से निर्देश जारी कर दिए गए कि अब इस सुधारों पर इस प्रकार अमल होना चाहिए कि उनसे अधिक नहीं बल्कि कम से कम स्वशासन भारत को मिले। फलतः भारत सरकार ने विधानमंडल की इच्छाओं की अवहेलना शुरू कर दी। इसलिए सर तेज बहादुर सप्रू ने शिवाजी चिंतामणि और पंडित जगत नारायण ने मंत्री पद से अपने त्यागपत्र दे दिए गए। अतः तो ये थे जो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतों में दोहरा शासन स्थापित किया गया था, उसकी असफलता के कारण।